It's हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो एवरीवन। माया, नैन्सी, रिया, स्नेहा शर्मा, सुमन, महिमा, स्टीव, यशिका, क्या हालचाल है भाई? तो फाइनली आज जो हमारा होगा वो होगा पार्ट 2 गांधीयन एरा का। और कल हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, हाँ या ना? आकांक्षा, वैभव, चलो निकिता, स्नेहा शर्मा, राधा ठाकुर, मानसी, सब लोग आ चुके हैं। चलो ग्रेट, बढ़िया, गुड। चलो तो फाइनली हम लोग यहां तक आ चुके थे एंड यहीं से आगे की कहानी शुरू करनी थी, है ना? देखो ओके, चलो देखो, जब हम लोग इस स्लाइड को देखते हैं तो इसमें क्या हमारे सामने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है जो एक टाइमलाइन सी क्रिएट कर रही है ना? एक क्या करिए, पूरी की पूरी टाइमलाइन क्रिएट कर रही है। अगर आप इस टाइमलाइन को ऑब्जर्व करोगे तो एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, एक तरफ वर्ल्ड वॉर की क्लोजिंग का टाइम पीरियड आ रहा है। आप लोग अगर नोटिस करोगे तो कल हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी वो कहीं ना कहीं इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच की थी। जहां पे गांधीयन एरा की शुरुआत हो रही थी, गांधी जी का भारत में आगमन हो रहा था। याद किया है? अच्छा हाँ, याद करने से एक चीज याद आई, वो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वीक में एफकेट का फॉर्म आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट वीक में एफकेट का फॉर्म आ रहा है। मे बी इसी वीक के लास्ट तक या नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में आपको फॉर्म दिख जाएगा, है ना? या तो इस वीक के लास्ट में या फिर नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में ही आपको एफकेट का फॉर्म दिख जाएगा। तो तैयार हो उसके लिए? इस वीक के लास्ट में या नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में आपको फॉर्म दिख जाएगा। यस, सीडीएस का आज आ गया है। अब जो लोग तैयार हैं, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी 2 महीने पहले से पढ़ रहे हो, तो तुम उन बच्चों से बहुत आगे हो जो बच्चे जस्ट अभी शुरू करेंगे पढ़ना, है ना? जो भी डिग्री है वो तुम्हारे पास होनी चाहिए, फाइनल रिजल्ट तुम्हारे पास होना चाहिए, दैट्स इट बस। तो अब सीरियस हो जाओ, ठीक है? अब वो वाले दिन गए जब तुम सोचा अरे सर ठीक है, हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा। नहीं, अब वो नहीं चलेगा भाई। अब तुम्हें लगना होगा, जब भी कोई एग्जाम आता है तो उस एग्जाम से कम कुछ नहीं तो 3 महीने पहले से आपको एक्टिव हो जाना चाहिए। उस एग्जाम के नोटिफिकेशन से 3 महीने पहले आपको एक्टिव हो जाना चाहिए। नहीं, 5th सेमेस्टर में फेल नहीं कर सकते। और देखो, यहाँ पे घबराना, टेंशन, एंजाइटी वो सब लोगों के लिए होती है, ठीक है? वो सबके लिए होता है, आप कोई अकेले नहीं हो, हर किसी के साथ ये चीज़ होती है। उसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सिर्फ उन लोगों को होती हैं जो तैयारी कर रहे हैं। जो कुछ नहीं कर रहा ना, उसके लिए ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती।
फॉर एग्जाम्पल क्या मुझे एंजाइटी होगी? मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ क्या? नहीं जा रहा हूँ, मुझे एंजाइटी नहीं होगी। पर हाँ होती है, क्यों? क्योंकि तुम लोग एग्जाम देने जा रहे हो। तो मेरी बात अलग है, तुम्हारे पेरेंट्स की बात अलग है, क्योंकि उनको पता है तुम्हारा भविष्य उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उनको होगी। तुमको होगी एंजाइटी क्योंकि तुम तैयारी कर रहे हो, तुमने 6 महीने साल भर उस एग्जाम के लिए खपा दिया अपना पूरा का पूरा, तुमने अपने दिन रात एक कर दिए, तो तुमको होगी एंजाइटी, तुमको होगा परेशानी, तुमको होगी दिक्कत। तो उसके लिए परेशान मत हो, उसके लिए ना सोचो, ना कोई दिक्कत। बस ये है कि हाँ तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, इतना सोचो। ज्यादा सोचने की तुमको जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता सही है। बस सही जगह पर हो, सही चीजों को पढ़ रहे हो, सही चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हो, बस इससे ज्यादा नहीं। चलो फाइनली वापस आते हैं अपनी क्लास पर। आज तो गांधीयन एरा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। यहां पे मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी। मैंने आप लोगों को गांधी जी के जो पहले 3 सत्याग्रह थे, मतलब पहले 3 जो उनके एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं चंपारण की, हम लोग बात करते हैं अहमदाबाद मिल की, हम लोग बात करते हैं खेड़ा की, हम लोग उन तीनों को भी यहाँ पर पढ़ चुके हैं अच्छे से। और यही टाइम ड्यूरेशन है ना, यही टाइम ड्यूरेशन है 1917 से लेकर 1918 तक। चंपारण सत्याग्रह और ये सब चीजें कर चुके गांधी जी। 1915 में वो वापस आए ही थे साउथ अफ्रीका से। फॉर्मली यहां पर क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला है। जैसे ही यहां पे वर्ल्ड वॉर का क्लोज होगा, वर्ल्ड वॉर यहां पर बंद होगी, इसके क्लोज होते ही, इसके खत्म होते ही, अब क्या होगा यहां पर, अब यहां पर इंडिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ना शुरू होता है। 1919 से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल के जाता है। यहां पे सबसे पहले आता है एक फेमाइन, ठीक है, इसे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी कहा जा रहा है, फेमाइन भी कहा जा रहा है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी कहा जा रहा है। अब ये जो टाइम पीरियड है, अगर आप इसको नोटिस करोगे तो ये एक दिन में नहीं हुआ, ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ है। कई जगह पर इसको हम लोग मैन मेड डिजास्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड फेमाइन, क्या कहते हैं? मैन मेड फेमाइन कहते हैं। अब ये जो मैन मेड फेमाइन है, ये जो डिजास्टर की कंडीशन है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा वर्स्ट है। वर्स्ट क्यों है? इतनी ज्यादा खराब क्यों है ये स्थिति? इतनी ज्यादा खराब क्यों है ये स्थिति? कारण क्या है इसके पीछे? कारण क्या है इसके पीछे? रीजन क्या है इसके पीछे? अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करोगे इसके बारे में, तो तुमको एक चीज का एहसास हो जाएगा। किस चीज का एहसास होगा? तुमको एक चीज का बहुत अच्छे से एहसास होगा कि इससे पहले तक अंग्रेज यहां से क्या कर रहे थे, लगातार हम लोगों से क्या करते थे, जो भी हमारा अनाज होता था, फसलें होती थी, जो भी चीजें होती थी, हम लोगों से छीन के ले जाते थे। छीन के ले जाते थे क्यों? क्योंकि उनको वर्ल्ड वॉर में जरूरत पड़ रही है। उनको क्या, वर्ल्ड वॉर में जरूरत पड़ रही है, तो वो हमारे रिसोर्सेज हमसे छीन कर ले जाते थे और वहां पे वर्ल्ड वॉर में क्या करते थे, उन रिसोर्सेज का यूज करते थे। उन रिसोर्सेज का क्या करते थे? यूज करते थे। और ये जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल चल रहा है अंग्रेजों का, ये जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल चल रहा है अंग्रेजों का, आप उसी की वजह से यहां पर एक टाइम के बाद 1 साल हमने बचा, अपने आप को कंट्रोल कर लिया, 2 साल कर लिया, 3 साल कर लिया, एक टाइम पीरियड ऐसा है जब हमारे पास रिसोर्सेज बचे ही नहीं, तो यहां पे मैन मेड फेमाइन आ गया। और ये फेमाइन इंडिया में हर वर्ल्ड वॉर के बाद आपको दिखेगा। खास तौर से जो फेमाइन था, ये इंपैक्ट डाल रहा था कहां पर? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इस वाले रीजन में। एक तरह से देखा जाए तो पूर्वी यूपी से लेकर बंगाल तक के हर रीजन में ये इंपैक्ट पड़ रहा था, हर रीजन के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा था, क्योंकि ये मोस्ट फर्टाइल रीजन था, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता था, तो जितना भी अनाज होगा सीधा सीधा लेकर चलेगा यहां से। बात समझ में आई? तो ये ध्यान रखना, ये हर वर्ल्ड वॉर के बाद आपको देखने को मिलेगा। और इन फेमाइंस में ऐसा नहीं कि कुछ हजार लोग मरते थे। आज के टाइम पर जरा सा कुछ हो जाता है, हम लोग तो अरे इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हो गया। उस टाइम पीरियड पर लाखों लोग मर जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, अभी मैं कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर करीबन ऐसा बताया जाता है 30 लाख के आसपास लोग शायद मरे थे। डेटा उतना मिलता नहीं है, पर 30 लाख बताया जाता है। लोग कहते हैं 30 लाख लोग मरे थे उस टाइम पीरियड पे, भूखे प्यासे।
फाइनली इसी टाइम ड्यूरेशन में होता है रोलेक्ट एक्ट। क्या होता है रोलेक्ट एक्ट? ताकि इंडिया में जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे हैं उनको क्या किया जाए, सप्रेस किया जाए, उनको दबाया जाए। क्या रोलेक्ट एक्ट चलता है। इसी टाइम ड्यूरेशन में होता है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग मैसेकर एक्चुअल में इसी रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट में किया गया था, तो इसका संबंध सीधे सीधे उसी से। तो जलियांवाला बाग की में क्या होता है, यहां पर कई सारे लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग एक साथ क्या किए जाते हैं, गोली मार दी जाती है। फिर होता है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट का संबंध है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ। खिलाफत मूवमेंट में हुआ क्या था, जो टर्की था, टर्की उस समय पर खलीफा था, टर्की के जो लोग थे वो खलीफा थे। टर्की क्या था, खलीफा था उस समय पर, टर्की में ही खलीफा बैठा करता था। अब टर्की में जो खलीफा बैठता था उसे हटा दिया, ऑटोमन एम्पायर का एंड हुआ। और ऑटोमन एम्पायर का कोई ऐसे वैसे एंड नहीं हुआ, बहुत ब्रूटल एंड किया गया, बहुत ब्रूटल एंड किया गया। ठीक है, एक्चुअली उनके माइंड में ये थी, दुनिया में डेमोक्रेसी आ रही है, दुनिया में बाकी सारी बातें हो रही हैं, ठीक है, लोगों को राइट्स मिल रहे हैं और चीजें हो रही हैं। टर्की अभी भी अपने उसी पुराने दौर में चल रहा था, टर्की अभी भी अपने उसी पुराने दौर में चल रहा था कि ताकत हमारे पास रहनी चाहिए, बाकी सब हमारे लिए काम करेंगे। तो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर यहां पे आकर क्या होता है, बहुत बुरी तरह से एंड किया जाता है। और छोटे मोटे तरीके से नहीं, यहाँ पे उस समय पर उमैद जो खलीफा हुआ करते थे उनका कंट्रोल था। इतना ब्रूटल एंड था कि लिटरली यहाँ के जो खलीफा हुआ करते थे उन्हें सड़क पर निकाल कर नंगे पैर बिना कपड़ों के दौड़ाया गया। ठीक है, उनकी जितनी औलादें थी उन सब को सड़क पर उतार कर मारा गया। और किया इसीलिए गया है ताकि दोबारा कोई खलीफा बन ना पाए। और फिर उससे कहलवाया कि अब मैं आखिरी हूं, मेरे बाद कोई आएगा नहीं। उससे कहलवाया जबरदस्ती कि नहीं कहेगा तो मारेंगे। और ये लिटरली हुआ है, ये रियलिटी है। आपको लग रहा हो मैं ऐसे बातें बना रहा हूं, यही रियलिटी है। उसके बाद खलीफा को बोला गेट आउट फ्रॉम टर्की। अब टर्की में चले गया डेमोक्रेसी, तो टर्की में डेमोक्रेसी आई। फाइनली इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एंड फाइनली आता है यहाँ पे कांग्रेस एडॉप्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रेजोल्यूशन। ये सारी चीजें 1919 के अंतर अंतर हो रही हैं, मार्च मतलब दिसंबर लास्ट तक का ये पूरा का पूरा इंसिडेंट है। फिर उसके बाद आता है 1920 जहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन इन दोनों को मर्ज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। अब यहां पर जो इंसिडेंट हो रहा है ये एक्चुअल में इस वाले इंसिडेंट से लेकर आगे तक की कहानी है, ये यहां तक की कहानी है पूरी की पूरी। एंड फाइनली आता है यहां पर विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एंड जो यहां पर किया गया। तो फाइनली एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में। कब आया था, 1919 में। रोलेक्ट एक्ट के बारे में बात करें तो इनका कहना यह था कि इंडिया में जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनको किसी तरह से क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो एक ये कंट्रोल लेकर आए, कौन सा, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। रोलेक्ट एक्चुअल में एक पर्सन थे, वो ही इसको क्या कर रहे थे, डिजाइन करके इंडिया में लेकर आए थे। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा था, क्या, अरेस्ट फॉर ईयर्स। कितने, 2 साल के लिए किसी भी व्यक्ति को उठाकर जेल में डाला जा सकता है और कोई कुछ कह नहीं सकता, है ना, विदाउट वारंट। क्या, विदाउट वारंट, बिना वारंट के। और यही रीजन है कि इसे क्या कहा गया, ब्लैक एक्ट कहा गया। इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, क्या यूज की जाती है, एक टर्म यूज की जाती है। वो टर्म क्या है, वो टर्म है बिना दलील, बिना वकील, बिना अदालत का कानून, है ना। बिना दलील मतलब कि कोई बहस नहीं होगी, है ना, बिना दलील, बिना वकील, ना ही किसी वकील की जरूरत है और ना ही किसी अदालत की जरूरत है। ना आपको फैक्ट चाहिए, ना एविडेंस चाहिए, ना आपको वकील चाहिए, ना आपको कोर्ट चाहिए। आपने किसी पर्सन को पकड़ा और जेल में डाल दिया। तो यही रीजन है कि इसको क्या कह रहे हैं, ब्लैक एक्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ब्लैक एक्ट कह रहे हैं। फाइनली मैक्सिमम डिटेंशन 2 साल, ये मैंने आपको बता ही दिया था, विदाउट ट्रायल। विदाउट ट्रायल का मतलब यही है कि देयर इज अ
नो नीड ऑफ कोर्ट, सीधे सीधे मतलब क्या है, किसी भी तरह के कोर्ट की जरूरत यहां पर आई नहीं, उठाया आदमी को सीधे जेल में डाल दिया। अब इसी का क्या होता है, यहां पे विरोध शुरू होता है। यहां पर दो लोग सबसे पहले विरोध करते हैं, कौन, एक सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, एंड सैफुद्दीन किचलू, ये दो लोग यहां पर क्या करते हैं, विरोध करते हैं। किस जगह पर, पंजाब के रीजन में। कहां पर, पंजाब के रीजन में। जब इन दोनों का रिवॉल्ट चल रहा था, ये दोनों विरोध कर रहे थे लगातार, तो इसी एक्ट के टाइम पर ब्लैक एक्ट महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था भाई, यहां पे कोई ऐसा वो नहीं कि महात्मा गांधी ने कहा था, ऐसा हर कोई यहां पे कह रहा था। ठीक है, हर चीज महात्मा गांधी नहीं करते, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, हर चीज यहां पे महात्मा गांधी नहीं करते, ये भी ध्यान रखना। फाइनली आगे बात करते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। अब ये मैसेकर वहीं पर आकर जुड़ता है सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल से। क्यों, क्योंकि इन दोनों को कर लिया जाता है अरेस्ट, कि भाई तुम दोनों ज्यादा विरोध कर रहे हो, तुम ही को उठाकर सबसे पहले जेल में डालते हैं। तो पंजाब में इन दोनों को उठाकर जेल में डाला जाता है और लगाया जाता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ जैसे आज के टाइम पर हम लोग कहते हैं धारा 144 सेक्शन 144, वही सेम चीज। अब जब यहां पर ये सब चीज चल रही थी, तो उस समय पर आ रहा है फेस्टिवल, कौन सा, बैसाखी। और बैसाखी में हम लोग बाहर निकलते ही हैं, और बैसाखी के फेस्टिवल में लोग इकट्ठा हुए बैसाखी बनाने के लिए। उसी दौरान यहां पर लोगों के द्वारा क्या करा गया, विरोध किया गया कि भाई ये जो हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रखा है, ये भी क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत है। आप इस तरीके से क्या हमारे लीडर्स को अरेस्ट नहीं कर सकते। यहां पे बच्चे थे, बड़े बुजुर्ग सब लोग थे। और यहां पर जो जनरल डायर था, वो क्या करता है, गोली चलवा देता है। एक्चुअल में यहां पर दो लोग थे, एक जनरल डायर और माइकल ओ डायर, दो लोग थे। कौन कौन, दो लोग, जनरल डायर और माइकल ओ डायर। कौन, माइकल ओ डायर। ये दो लोग थे, एक वहां का कौन था, कमांडेंट था, ठीक है, और दूसरा गवर्नर था, सुप्रीटेंडेंट और एक वो गवर्नर। फाइनली अब हुआ क्या भाई, ऑर्डर तो दोनों का मिला जुला कर था, ऐसा तो था नहीं कि एक ही आदमी का था, दोनों का ही यहां पर मिला जुला रोल था। तो यहां पे फाइनली डायर यहां पर आर्मी लेकर जाता है, और आर्मी वहां पर क्या कर देती है, फायर करती है लोगों को सीधे। करीबन ऐसा कहा जाता है 10 से 15 मिनट तक लगातार गोलियां चली, और उससे 10 से 15 मिनट में लगातार गोलियां चलने से वहां पे जितने भी लोग थे सब मारे गए। आसपास से निकलने की कोई भी जगह नहीं थी। ठीक है, आसपास से निकलने की कोई जगह नहीं थी, रास्ता केवल एक ही था। लोग बेचारे वहां पर मारे जाते हैं, लोग वहां पर क्या होता है, मारे जाते हैं। फाइनली इतना सब कुछ होने के बाद अब यहां पर बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई। कई लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था, कई लोगों ने बोला ये था, इवन कुछ लोगों ने तो ये तक बोला कि करने की जरूरत क्या थी, जब आपको पता है वहां पे मार्शल लॉ है, तो फिर ऐसे में लोगों को इकट्ठा ही नहीं होना चाहिए था। अंग्रेजों का कहना यही था, जब हम लोगों ने मार्शल लॉ, अंग्रेजों ने यही कहा था कि भाई हम लोगों ने जब मार्शल लॉ लगा रखा है, तो आप क्यों इकट्ठा हो रहे हो ऐसे में। फाइनली यहां पर एक और चीज आती है, बेटा रास्ता केवल एक ही था, बंद क्या करना था, उस रास्ते पर पुलिस वाले खड़े थे, तो वो बंद ही था एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल आपको इधर सामने की तरफ आना, और सामने अगर मैं खड़ा हूं तो एक तरह से रास्ता बंद है ना। रास्ते बंद क्या, वो सोचो कि वो गली पतली थी, वरना वो तो मशीन गन लेकर आया था कि मशीन गन से फायर करेंगे, समझे।
वो तो मशीन गन लेकर आया था कि मैं तो मशीन गन से फायर करूंगा यहाँ पे। सो फाइनली ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी, ये सारा इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था जो कि मैंने आपको बता दिया। ये उस समय का आप लोग पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर, ठीक है, कि मैसेकर हुआ है। एंड ये उस समय की फ़ोटो है जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, ये केवल एक यहाँ तक की बात है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट देता हूँ यहाँ पर। एक बड़ी अजीब सी बात है, यहाँ पर एक बनाया गया था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने इसे बाइज्जत बरी कर दिया अपनी रिपोर्ट में, बिल्कुल, कि हाँ ये कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। फिर इसी के बाद एक और कमेटी बनती है, उसका नाम है तहकीकात कमेटी। कौन सी? तहकीकात कमेटी, ठीक है। कौन सी? तहकीकात कमेटी। ये जो तहकीकात कमेटी थी, ये जो तहकीकात कमेटी थी, ये लीड करे थे कौन? मदन मोहन मालवीय। कौन करे थे? मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय। कौन लीड कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय लीड कर रहे थे। अब सबसे बड़ी बात क्या थी कि आपको लग रहा होगा सर केवल जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग इसलिए इतना बड़ा पता चलता है क्योंकि न्यूज में आ गया, हर जगह आ गया, न्यूज़पेपर में हर जगह छपने लगा, सब कुछ होने लगा। आप शायद सोच के हैरान रह जाओगे, जलियांवाला बाग से भी बड़े बड़े कई मैसेकर इंडिया में हुए हैं, और नॉट इवन अ वन। इस तरीके के कई मैसेकर इंडिया में हुए हैं, कई मैसेकर। एक राजस्थान राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर एक जगह है, उस जगह को कहते हैं मानगढ़ मैसेकर। क्या कहते हैं? मानगढ़ मैसेकर। उस मानगढ़ मैसेकर में 2000 से ज्यादा 2000 से ज्यादा ट्राइबल लोगों को गोली से मार दिया गया था। और चलो यहाँ पर तो चारों तरफ से दीवारें थी, ठीक है, लोग भाग नहीं पाए, कुछ कुएं में कूद गए, कोई कुछ मारे गए, समझ में आ रहा है कि जगह नहीं थी। मानगढ़ मैसेकर जो हुआ था वो लिटरली ऐसा था कि थोड़ा सा ऊंचा टीला टाइप का रीजन था, वहां पे चारों तरफ से लोग बहुत सारे इकट्ठा हुए थे। गुरु गोविंद जी के गुरु गोविंद मतलब एक व्यक्ति थे, समाज सुधारक थे और फ्रीडम फाइटर थे जो उस समय पर वहां पर थे, उनके लिए। एंड सडनली उसी टाइम ड्यूरेशन में अंग्रेजों ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। अब यहां पर तो चलो दीवारें हैं, लोग भाग नहीं पा रहे, वहां पर तो लोग भाग सकते हैं, तो प्रॉपर सर्कल बनाकर इस तरीके से लोगों को घेरा गया, ठीक है, और लगातार गोलियां चलाई गई। लोग कहां जाएं बच के? चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई जानी, चारों तरफ से घेर कर। जहां से भी लोग भाग रहे थे उधर पीछे पीछे दौड़ा कर गोली मारी गई थी। उसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इतना भयंकर इंसिडेंट था, सिर्फ केवल कुछ लोगों को छोड़कर, और जो गोविंद गुरु थे उनको छोड़कर, कुछ लोग और गोविंद गुरु को छोड़कर बाकी सारे लोग वहां पे मारे गए। गोविंद गुरु जी के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, इतना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा कि लिटरली उन्होंने बोल दिया अब मेरे से नहीं होगा, वो सन्यास की तरफ चले गए। सोचो इतना भयावह दृश्य रहा होगा, इतना भयावह दृश्य था, समझे? हैदराबाद 1940, बेटा वो तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ है, वो तो एक कम्युनल वायलेंस है पूरी तरह से, ठीक है। पर हाँ वो भी मैसेकर है, उसे कम्युनल वायलेंस बोलकर वो नहीं कर सकते। मैसेकर मींस मैसेकर मैसेकर भी नहीं, बल्कि उसे जेनोसाइड बोला जाए तो ज़्यादा सही शब्द होगा, जेनोसाइड। तो हैदराबाद में जो हुआ, कलकत्ता में जो हुआ था ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है, कश्मीर में जो हुआ था, ठीक है,
इन 1985 से लेकर 1990 तक, वो सब जेनोसाइड ही था। फाइनली ये सारी चीजें आपको पता चल गई, ये दोनों ध्यान रखना आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते तो यहाँ पे 1000 के आसपास लोगों की डेथ हुई, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। 1500 से ज्यादा लोग मिसिंग थे। हंटर कमीशन ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यह चीज हटा दो, ठीक है। क्या कहा गया कि भाई आर्मी अपनी ड्यूटी करी थी, तो उसमें कोई गलत नहीं है। फिर यहाँ पे बात है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ये जो मुझे उपाधि दी है ना, मुझे ये उपाधि नहीं चाहिए, मुझे ये उपाधि नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं कि गांधी जी ने भी अपनी उपाधि जो केसरी हिंद थी वो छोड़ी थी। अब यहां पर भी एक बात आती है कि केसरी हिंद की उपाधि छोड़ी कब थी? ये छोड़ी थी जब इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को आपस में मर्ज किया था, ठीक है। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब उसकी स्टार्टिंग की थी तब, मतलब खिलाफत आंदोलन को इसके साथ मर्ज किया था, उस टाइम पे छोड़ा था। दूसरी चीज, केसरी हिंद की उपाधि दी क्यों गई थी इनको भाई? हाँ भाई, केसरी हिंद की उपाधि दी क्यों गई थी इनको? रीजन क्या था केसरी हिंद की उपाधि देने का? भाई सीधी सी बात है कि केसरी हिंद की उपाधि दी क्यों गई थी, कोई तो बताए। तो केसरी हिंद की उपाधि दी इनको इसीलिए गई थी एज अ रिक्रूटिंग सार्जेंट भाई एज अ रिक्रूटिंग सार्जेंट काम कर रहे थे ना, अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। क्या किया था? वर्ल्ड वॉर वन में सपोर्ट किया था। ब्रिटिश फोर्सेस को इसीलिए दिया गया था। फाइनली माइकल ओडायर, जो जनरल डायर था उसकी पहले ही डेथ हो जाती है, एंड आगे चलकर माइकल ओडायर को लंदन में सरदार उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा? सरदार उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। अब ये ऑलरेडी जनरल डायर को मारने के लिए गए थे, पर हाँ ये नहीं पता था कि जनरल डायर पहले ही मर चुका है। जनरल डायर तो जब ये हर बार जाते थे पूरा सर्च करते थे, कहाँ पर है, कैसे है, क्या है, वो सारी चीज़ें पता करते थे। तो पता चला कि यार ये मर चुका है, तो इन्होंने जाकर ये भी कंफर्म किया क्या सच में मर चुका है, तो उसकी कब्र पर जाकर चेक किया था कि वो सच में मरा है या नहीं मरा है, ठीक है। फाइनली उसके बाद जब इन्हें कंफर्म हो गया, तब ये क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि ये नहीं तो ये सही, क्योंकि शामिल तो ये भी था लिस्ट में, नाम तो बहुत थे, एक नाम माइकल ओडायर का भी था। फाइनली खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट कहां से आए? तो टर्की से आए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। टर्की का जो खलीफा था उसका पदभार खत्म किया जाता है, ठीक है। बहुत हार्श टर्म्स रखी जाती है ट्रीटी ऑफ सर्वे में, और यहां पे इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंसल्ट की तरीके से देखा गया था मुस्लिम्स के लिए। क्या देखा गया था? ग्रेटेस्ट इंसल्ट की तरीके से देखा गया था कि ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के द्वारा के ऊपर किया गया अत्याचार के जैसा है। अब उसके ऊपर सबसे बड़ा ब्लंडर क्या हुआ, मतलब उससे के ऊपर भी क्या बड़ा काम हुआ कि जो खलीफा था उसे हटा दिया गया, बोला कि भाई आज से तेरा काम खत्म, अब से कोई खलीफा नहीं होगा। तो लास्ट जो खलीफा था वो कब तक था? 1925 तक। इसके जाते ही खिलाफत खत्म हो गई। भाई खिलाफत ही कहते थे ना इसे, ठीक है। तो वर्ल्ड में कई जगह पर इसका क्या हुआ, विरोध होना शुरू हुआ। कई सारे लीडर्स ने कई जगह पर क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसे में इंडिया में दो भाई आते हैं, एक
मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव था, क्या? इस संधि का विरोध किया जाए, अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया जाए। अब दबाव तो ऐसे बन नहीं सकता था, दबाव ऐसे बन नहीं सकता था, और इसी के लिए इंडिया में इन्होंने क्या शुरू किया था? खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था। अब सबसे पहले तो इसमें मुस्लिम लीग शामिल हो ही गई थी। कांग्रेस और गांधी जी को लगा रहे यार शिट, हमारे हाथ से मौका निकल जाएगा, वी नीड टू एक्टिव फॉर दिस मूवमेंट। अब ये मूवमेंट क्या इंडिया का नहीं, ये इंडिया का नहीं है, इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। जब इंडिया से इसका लेना देना नहीं है तो फिर आप इसे इंडिया में लेकर ही क्यों आ रहे हो? इंडिया में लेकर ही क्यों आ रहे हो? सीधी सी बात है। जैसे आज के टाइम पर भी बहुत सारे लोग हैं ऐसी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है हर्ष मंदार, मतलब ऐसे लोग जब अपना कैरेक्टर दिखाते हैं, रियल कैरेक्टर सामने दिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये चीज़ भी चेक करनी चाहिए ड्यूरिंग द टेन्योर ये आदमी किस तरीके के काम कर रहा था, कहीं ये देश के अगेंस्ट तो एक्शन नहीं लिए इसने किसी तरीके के, ये चीज़ चेक करनी चाहिए, बहुत अच्छे से चेक करनी चाहिए। हर्ष मंदार ये बोल रहे हैं कि मात्र 20,000 इंडिया में रोहिंग्याज हैं, उन 20,000 रोहिंग्याज से हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या हम इतने ज़्यादा इंटॉलरेंट हो गए हैं कि हम लोग 20,000 लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते? लिटरली तुम बताओ, क्या 20,000 हैं? 20,000 नहीं है, ये कई करोड़ों में इंडिया में घुस के बैठे हैं आज के टाइम पर। आप खुद सोचो, आप अपने गांव में भी जाओगे ना तो वहां पर भी आपको दिख जाएंगे बांग्लादेशी या रोहिंग्यास। आप जम्मू कश्मीर, आप खुद सोचो लॉजिकली, आप ये सोचो कि आप लॉजिकली ऐसे सोचो, ऐसा क्या हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है कि 370 से पहले ही ये रोहिंग्याज और बांग्लादेशी जम्मू कश्मीर तक में सेटल हो गए? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याज इतने एक्टिव हैं कि वो लिटरली ऑल द वे इंडिया से चलते हुए महाराष्ट्र और तमिलनाडु और केरल जैसे रीजन्स तक पहुंच गए और वहां की नेटिव लैंग्वेज तक सीख कर बैठे हैं? सोच सकते हो तुम लोग? मतलब कितनी अजीब सी बात है, कितनी अजीब सी बात है, सोचो। और हम लोग अगर आज के टाइम पर कहते हैं कि अगर हम लोग यहां पे बोल रहे हैं यार वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, भाई कौन सा पैलेस्टाइन? कौन सा पैलेस्टाइन? तुम अगर कहते हो हमें बांग्लादेशियों की सपोर्ट करना चाहिए, कैसे कर सकते हो तुम सपोर्ट? ये तो बिना मतलब के ना कि उसके घर की आग को अपने घर में लगाने की कोशिश कर रहे हो तुम, कि अच्छा पड़ोसी के घर में आग लगी, चलो ठीक है एक काम करो थोड़ी सी आग अपने घर में ले आता हूं, हो सकता है उसके घर की आग भुग जाए। ये तो वही बेवकूफ़ी वाली बात है, वही बेवकूफ़ी वाली बात है। सोचो, हमास के जो लीडर, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लीडर के लेक्चर्स इंडिया में सुनाए जा रहे हैं ओपनली, कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। तो ये इतिहास कोई ऐसा नहीं कि इतिहास सिर्फ केवल इतिहास के लिए, हिस्ट्री सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं सर, हिस्ट्री आपको बताने के लिए। कभी भी दूसरे के घर की आग को अपने घर में नहीं लाना चाहिए, समझे? कभी भी दूसरे के घर के की समस्या को अपने घर की समस्या मत बना लेना। हम लोग क्यों कहते हैं कि भाई अपनी समस्या अपने पास ही रखो, 4 लोगों के साथ डिस्कशन मत करो, अपनी प्रॉब्लम को अपने पास रखो, उसे वहीं पर सॉल्व करो। जहां आपने ये काम किया, लिटरली मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, बर्बादी आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी। और ये रियलिटी है, और ये ही रियलिटी है, समझे? मुरादाबाद में मोर देन 1,000, मोर देन 1,000, अरे मैडम आप मोर देन 1,000 बता रही हो? मुरादाबाद का ही तो केस है कि 500 तो केवल एक सिंगल फैमिली से बिलोंग करते हैं, 22 फीमेल से जो एक पूरी फैमिली तैयार हुई है, 500 लोग तो उन्हीं से बिलोंग करते हैं। सोचो। तो फाइनली ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। अब यहाँ पे कई और भी लोग थे जो इसमें हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो मूवमेंट था टर्की एंड कई और जगह पर लॉन्च हुआ, जिसमें इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया।
जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, M.A. अंसारी, सैफुद्दीन किचलू एंड अली ब्रदर्स ये भी शामिल थे। ठीक है, ये दो भाई हैं, सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली एंड शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ये दो भाई हैं, यही दो भाई हैं। अब सोचो, आप दूसरे के घर की समस्या को अपने घर की समस्या कैसे बना रहे हो। मैंने आपको शायद बताया भी होगा, इवन यही भाई क्या करवाते हैं आगे चलकर, क्या प्रमोट करते हैं, खिलाफत इन इंडिया। खिलाफत लाने की कोशिश करते हैं। इवन ये दोनों जब ये मूवमेंट पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो उसके बाद यही दोनों भाई थे जो अफगानिस्तान के शाह को लेटर लिखते हैं और बोलते हैं कि तुम इस वक्त अटैक कर दो इंडिया के ऊपर और इंडिया को वापस से इस्लामिक रूल में लेकर आ जाओ। यही दो भाई हैं, यही दो भाई हैं, सोचो, यही दो भाई हैं। कितनी अजीब सी बात है ना, कितनी अजीब सी बात है। और यही रीजन है कि मैं हर बार जब भी पढ़ाता हूं, जब भी बोलता हूं, जब भी आपसे कहता हूं, तो मैं एक चीज बहुत बार कहता हूं कि आपका नेशनलिज्म, आपकी देशभक्ति यहां होनी चाहिए और आपके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स होने चाहिए वो सबसे नीचे, सबसे लास्ट में होने चाहिए। समझ में आई बात? वो सबसे आखिर में होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने देश के बारे में बात करो, सबसे पहले आप अपने देश के लिए सोचो, देश के लिए करो जो करना है। उसके बाद अगर आपको कुछ सोचना है तो अपनी सोसाइटी को लेकर सोचो, अपने समाज को लेकर सोचो, उसके बाद आप अपनी फैमिली के लिए सोचो, उसके बाद आप अपने लिए सोचो, एंड लास्ट में आप अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स के बारे में बात करो। लास्ट में आप अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स के बारे में बात करो। अगर आप उनको पहले रखोगे इन सब चीजों से, तो 100% नुकसान आपका ही होगा। ये चीज ध्यान रखना, नुकसान आपका ही होगा। फाइनली ये लोग इसका हिस्सा बनते हैं। ठीक है, 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत मूवमेंट इंडिया में शुरू किया जाता है। इसी को खिलाफत डे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खिलाफत डे बोला जाता है। फाइनली इसके बाद आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इनिशियली इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो तो 1919 में दी गई है, बट एक्चुअली ये एक्टिव जो दिखेगा वो 1920 में दिखेगा। कब दिखेगा? 1920 में दिखाई देगा। कब दिखेगा? 1920 में दिखाई देगा। बात समझ में आई यहाँ पे? हाँ या ना? क्लियर है? बेटा सारे लीडर्स को सब कुछ पता होता है, सारे लीडर्स को सब कुछ पता होता है, बट दे ऑलवेज इग्नोर, क्योंकि उस टाइम पर भी जो मेन लड़ाई चल रही है, इतना तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो सब चल एक्चुअल में उसी के लिए रही है, क्या बोलते हैं उसे, पॉलिटिकल पावर के लिए चल रही है ना। यहाँ पर कोई भी लड़ाई इसके लिए नहीं चल रही कि यार मुझे आज़ाद करवाना है देश को, नहीं। दे ऑल आर डूइंग अ पॉलिटिक्स। ये सब जो कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ केवल पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ केवल ये होता कि हाँ मुझे देश की आज़ादी के लिए लड़ना है, तो देश की आज़ादी के लिए एक सबसे बेहतरीन मौका यहाँ पे आपको दिखाई देगा अभी। फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे आता है। ठीक है, सत्याग्रह यहाँ पर शुरू किया जाता है, लॉन्च किया जाता है बाय द गांधी जी। डेट क्या रखी जाती है? 1 अगस्त 1920। ये डेट रखने के पीछे एक रीजन ये भी था, इसी टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है, जो तिलक थे उनकी डेथ हो जाती है। तिलक की डेथ होती है और इसके बाद डिसाइड किया जाता है एक तिलक फंड बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? तिलक फंड बनाया जाएगा। इस तिलक फंड में उस टाइम पीरियड में उस तिलक फंड में मोर देन 1 करोड़ रुपीज आए थे। कितने? 1 करोड़ से ज्यादा रुपए उस समय पर इकट्ठा हुए थे। फाइनली इसे पूरे देश में फैलाया जाता है एज अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉरी नॉन वायलेंट मूवमेंट के रूप में, कि आपको कुछ भी हो जाए किसी भी तरह का वायलेंस नहीं करना है। क्या नहीं करना है? वायलेंस नहीं करना है। ठीक है, अब सबसे अजीब बात क्या है, जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? क्या अंग्रेजों ने फूल बरसाए थे? नहीं। और उससे भी बड़ी बात क्या है,
हम आज के टाइम पर, मैं आपको आज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, मैं आपको उस टाइम पर भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अंग्रेजों की सेना में क्या अंग्रेज थे जो गोली चला रहे थे? नहीं, उस समय अंग्रेजों की सेना में इंडियंस ही थे जो गोली चला रहे थे हमारे ऊपर, कोई और नहीं चला रहा था। इंडियंस के ऊपर इंडियंस ही गोली चला रहे थे, ठीक है, इंडियंस के ऊपर इंडियंस ही गोली चला रहे थे। क्या रीजन था? जी सैलरी मिल रही है, हम अंग्रेजों के लिए काम करते हैं, वी आर द पार्ट ऑफ पुलिस, हमें जो कहा गया है वी आर जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स, हम क्या करें, सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करें सर, हमारी गलती नहीं है, ये कहा जाता है। फाइनली ये मूवमेंट एक स्वराज का पार्ट बन जाता है, ठीक है, और एक अल्टीमेट एम की तरह से सामने आता है। और यहां पे कहा जाता है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। स्वराज चाहिए मीन्स हमें रूल करने की पावर हमारे हाथ में दे दो, नॉन वायलेंट मूवमेंट बनाया जाता है। अच्छा, इस मूवमेंट की एक खास बात थी, इस मूवमेंट में एक सबसे बड़ी जो खास बात थी वो क्या थी, यहां पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा शामिल हुए। स्टूडेंट्स के साथ साथ यहां पर फीमेल्स भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। और यहां पर भी कहीं ना कहीं जो मेन चीज की गई थी वो बॉयकॉट की गई थी। किसकी? बॉयकॉट किया गया था कि हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी जो सामान है उनका बॉयकॉट करेंगे। यहां पर भी जो बात की गई वो स्वदेशी की गई है। किसकी? स्वदेशी की जा रही है। और इसी टाइम पीरियड में एक और चीज का विरोध किया गया, और वो विरोध किया गया लीकर का। किसका? लीकर का। तो यहां पर इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स को प्रमोट किया जाता है, उनको सामने लाया जाता है कि भाई लोग जितना हो सकता है क्या करें, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, अपने घर में क्या करें, कपड़ा बनाएं। अब आज के टाइम पर तो आप लोग अपने घर में बनाते नहीं हो, गांव में अगर आपके दादा नानी नाना कोई रहे होंगे तो उनके पास आपने देखा होगा एक चरखा टाइप का होता था, ठीक है, उससे वो रुई से धागा बनाते थे। इवन आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में आपको ऑलमोस्ट हर एक घर में मिलेगा, हर एक घर में मिलेगा चरखा, या फिर कपड़ा बनाने का वो जो मशीन होती थी, हर एक घर में मिलेगा। फाइनली कलकत्ता में एक सेशन होता है, ठीक है, ये एक स्पेशल सेशन था जो कलकत्ता में होता है सितंबर 1920 में। और गांधी जी यहां पर क्या करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं। और यहां पर डिसाइड होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में खिलाफत आंदोलन भी शामिल होगा। अब इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हुई? एक तो रोलैक्ट एक्ट का विरोध, कि हम लोग क्या है, रोलैक्ट एक्ट के अगेंस्ट है। दूसरा जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट। और तीसरा यहाँ पे खिलाफत को क्या किया गया, ऐड किया गया। और इस टाइम पीरियड में ही गांधी जी ने क्या किया था, इसी के लिए गांधी जी ने अपनी क्या उपाधि को छोड़ा था, अपने टाइटल को छोड़ा था। कौन सा? केसरी हिंद। कौन सा? केसरी हिंद। तो केसरी हिंद क्यों छोड़ा था वो आपको फाइनली यहां पे पता चल गया। क्लियर है? फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मेन चीजें क्या थी, वैसे मैंने आपको पीछे ही बता दिया है, वही दो ही चीजें थी। पहली चीज यहां पर ये कंप्लीटली एक नॉन वायलेंट फॉर्मेट में चलेगा, ठीक है, क्या नॉन वायलेंट फॉर्मेट में चलेगा कि किसी भी तरह का यहाँ पे वायलेंस हमको करना नहीं है। दूसरी चीज जो यहाँ पर की गई थी वो क्या था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में हम लोग अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो भी सर्विसेज हैं जिसका भी हम लोग यूज कर रहे हैं, हम उन सभी से को क्या कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे। उन सभी का क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। चाहे आप पुलिस में हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो, आप कहीं पर भी अगर सरकारी पद पर बैठे हो, स्कूल का इस्तेमाल कर रहे हो, कॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो, उन सबको क्या कर दो, आप लोग छोड़ दो, बायकॉट कर दो। उन सबको क्या करो, बायकॉट करो। अब इन सबको बायकॉट करो, अगर आप नोटिस करोगे सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, स्कूल, फॉरेन गुड्स, कहीं ना कहीं ये ले देकर जो यंग इंडियंस थे, कौन? जो यंग इंडियंस थे, उन्हीं को क्या कर रहा था, इंस्पायर कर रहा था, उन्हीं को इंस्पायर कर रहा था। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, लिटरली
पूरे देश में होली जलाई जाने लगी। किसकी? अंग्रेजी वस्तुओं की। बोन फायर लगाए गए जगह जगह पर और लगातार विरोध किया गया। लोग अपने घरों में से सामान निकाल निकाल कर जला रहे थे। ठीक है, लोग अपने घरों से सामान निकाल के जला रहे थे, इतना किया गया। मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, असफ अली, ये लोग यहां पर क्या करते हैं? प्रैक्टिस छोड़ देते हैं कि भाई हम अंग्रेजों के केस नहीं लड़ेंगे, हम उनका हिस्सा भी नहीं बनेंगे, है ना, हम अंग्रेजों के केस नहीं लड़ेंगे, हम उनका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये लोग यहां पर क्या करना शुरू कर देते हैं। पर यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए, मोतीलाल नेहरू इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये कोई आम इंसान नहीं थे। उस टाइम पीरियड पे इनकी एक सिंगल डेट के लिए 50 रुपए देने पड़ते थे। उस टाइम पीरियड पे इनकी एक सिंगल डेट के लिए 50 रुपए देने पड़ते थे। सोचो कितने ज्यादा महंगे वकील रहे होंगे उस टाइम पीरियड पे। आज के टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो शायद उस समय के 50 लाख के बराबर मानो। आपको सर इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? लिटरली इतना डिफरेंस है भाई। उस समय के 50 लाख मानो आप, 50 रुपए छोटी बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। ये इतने बड़े वकील थे। और सबसे बड़ी बात, इंडियंस, कोई नॉर्मल इंडियंस का केस नहीं लड़ते थे। इनके पास जो इंडियंस आते थे दे आर हाईली रिच। इनके पास जो अंग्रेज आते थे दे आर हाईली रिच ब्रिटिशर्स। कोई नॉर्मल ब्रिटिशर भी बोले ना यार मेरा केस लड़ लो, अरे नहीं लड़ सकता यार, तेरे पास पैसा ही कहाँ है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, एक अच्छी खासी बड़ी बात है। ठीक है, अगर आप देखोगे आप कहोगे कि मोतीलाल नेहरू एक सामान्य परिवार से आते थे या फिर जवाहरलाल नेहरू एक सामान्य परिवार से आते। नहीं सर, सामान्य परिवार नहीं है। आप चले जाओ प्रयागराज में आनंद भवन बना हुआ है, देख लो जाकर तुम आनंद भवन, गूजबम आ जाएंगे, इतना बड़ा घर है। और एक छोटी सी मैं तुम्हें बात बताता हूं। एक बार जो आपकी प्रयागराज यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में ही ओपन कैंपस है, काफी बड़ा ओपन कैंपस है। तो ऐसे ही कुछ लड़के खड़े थे, बातचीत कर रहे थे वहीं से। अब आनंद भवन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, अराउंड 700-800 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। तो नेहरू जी निकल कर जा रहे थे, ऐसे में लड़कों ने टोंट मार दिया होगा, इतनी बड़ी बाप की औलाद है और पैदल जा रहा है। सोचो ईगो किस लेवल पे हर्ट हुआ होगा नेहरू जी का, सोच सकते हो? नेहरू जी का ईगो इस लेवल पे हर्ट हुआ था कि नेहरू जी ने बोला ठीक है अगली बार से देख बेटा, अगली बार से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी गेट थे उन सभी गेट पर एक एक गाड़ी खड़ी हो गई। उन सभी गेट्स पे एक एक गाड़ी खड़ी हो गई। जानते हो क्यों? क्या पता नेहरू जी किस गेट से बाहर आ जाएं, तो एक गाड़ी तैयार खड़ी रहे वहां पर, एक गाड़ी तैयार खड़ी रहे वहां पर। ये था इम्पैक्ट। और तुम शायद सोच के ये इस चीज के लिए भी हैरान रह जाओगे, इंडिपेंडेंस के बाद भी नेहरू जी स्मोक करते थे। तो उनकी जो सिगरेट्स आती थी वो इंडिया की नहीं थी, वो सिगरेट्स उनकी लंदन से आती थी। ठीक है, लंदन से आती थी। और ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी बात कर रहा हूं, नहीं, मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है, इंफॉर्मेशन है। पेंशन दी जाती थी और उस सिगरेट के लिए एक सिगरेट ऑफिसर रखा हुआ था। उस सिगरेट ऑफिसर का काम सिर्फ इतना होता था कि वो यहां से जाएगा लंदन, लंदन में वो सिगरेट खरीदेगा और सिगरेट खरीदते टाइम ये चेक करेगा क्या वो सिगरेट सही है, क्या उसी ब्रांड की है, क्या उसकी क्वालिटी वैसी है, अच्छी है, नहीं है, और सिगरेट लेकर इंडिया वापस आएगा। सिर्फ ये चीज। और इतना तो ठीक है, इसके बावजूद भी जब वो आदमी रिटायर हो गया तो उसको पेंशन जारी है इस काम की कि तुम सिगरेट चूज करके लाते थे, तुम्हारा काम है। एक प्रॉपर कोई ब्रांड था, सिर्फ वो लंदन से ही आ सकता था और इंडिया में नहीं। तो सिर्फ उसके लिए पूरा प्लेन जाता था यहां से वहां। फाइनली फॉरेन गुड्स को जो भी इंपोर्ट हो रही थी उनको क्या कर दिया लोगों ने, पूरी तरह से बंद कर दिया, मंगवाना इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ
लोगों तक ये मूवमेंट फैलना शुरू हो गया, वही सारी बातें, कॉटन क्लॉथ जलाए गए, ये सारी चीजें की गई, टेक्सटाइल मिल। अब इसके बाद लोगों ने क्या अपने खुद के इंडियंस ब्रांड और इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और इन सबको क्या करना शुरू कर दिया, लगाना शुरू कर दिया। अब इसका कंप्लीट इंपैक्ट क्या पड़ता है, इसका कंप्लीट इंपैक्ट ये पड़ता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। लोग जगह जगह पर विरोध कर रहे हैं, जगह जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसी बीच में एक जगह पर लोगों के द्वारा एक छोटा सा क्या किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था। कहां पर? चौरी चौरा में। किस जगह पर? चौरी चौरा में। चौरी चौरा में जो लीकर शॉप थी उसका अगेंस्ट में लोग यहां पर क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। दिन था 5 फरवरी 1922। इस दिन के विरोध में अचानक से अंग्रेजों ने क्या किया, यहां पर जो भी सैनिक थे उन्होंने गोली चला दी। सैनिकों ने बोला यार पुलिस चौकी के बगल में शराब की दुकान है और तुम हमारे सामने विरोध कर रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो, गोली चलाओ। गोली चलाई तो उसमें 3 लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद भीड़ वहां पे भड़क जाती है और पुलिस वालों को पकड़ने की कोशिश करती है। बस उस पकड़ा पकड़ी में पुलिस वाले क्या करते हैं, अपने आप को थाने के अंदर बंद कर लेते हैं। तो लोग उनको बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, आग जलाते हैं। आग जलाते तो पता चलता है वो लोग बाहर निकलते नहीं और वो उसी आग में क्या हो जाते हैं, घिर जाते हैं और मारे जाते हैं। क्या करते हैं, मारे जाते हैं। फाइनली इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी को पता चलता है ये पूरा का पूरा इंसिडेंट, ठीक है। शायद 5 दिन के बाद 10 फरवरी के आसपास उनको पता चला था कि ऐसा कुछ हुआ है। जैसे ही गांधी जी को ये चीज पता चलती है, गांधी जी यहाँ पर क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे मूवमेंट को इंस्टेंटली एंड कर देते हैं। कब करते हैं, तो 12 फरवरी को एंड करते हैं, 12 फेब। ठीक है, 1922 को कंप्लीटली क्या कर दिया, इसको एंड कर दिया। अब एंड कर दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एंड कर दिया सो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। बस सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर, बिना किसी से पूछे ये क्या था, ये इनका इंडिविजुअल डिसीजन था। क्या था, इंडिविजुअल डिसीजन था इनका। इन्होंने किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब यहां पर एक चीज और भी आती है, अभी आप जो पीछे देख रहे थे, कहां गया ये, यहां पर जो सेशन था इसको लीड उस समय पर जो कर रहे थे उनका नाम था CR दास। क्या नाम था, CR दास। CR दास के सामने ये डिसाइड हुआ था भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम लोग चलाएंगे, किस तरीके से चलाएंगे, सारी चीजें। CR दास ने बोला यार जब मैं लीड कर रहा था, मेरे सामने डिसाइड किया गया, तो कम से कम मुझे तो बताते। हम लोगों से बिना डिस्कशन किए, बिना कुछ किए आपने क्या किया, पूरे के पूरे मूवमेंट को वहीं के वहीं पर रोक दिया, है ना, वहीं के वहीं रोक दिया। और इस समय पर जो भारतीय मारे गए उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है कि 3 भारतीयों के ऊपर बिना मतलब के गोली क्यों चलाई, उसके बारे में कुछ नहीं कहा, ठीक है। सिर्फ पुलिस कर्मचारी मारे गए इसलिए। इससे पहले जो जलियांवाला बाग में जो हजारों लोग मारे गए थे उनका क्या, जलियांवाला बाग में जो हजारों लोग मारे गए थे उनका क्या, उनके लिए कौन बात करेगा, उनके लिए किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, नहीं बोला, नहीं कुछ कहा। तो ये तो गलत है ना, कि लोग अभी भी, गांधी जी के शब्द ये थे कि लोग अभी भी मेरी जो विचारधारा है नॉन कॉपरेशन की उसको समझ नहीं पाए, जो सत्याग्रह है मेरा, लोग उसको समझ नहीं पाए, लोग मेरी जो आग्रह है उसको अभी समझ नहीं पा रहे। और ये बोलकर इस मूवमेंट को क्या कर दिया, उस टाइम पर खत्म कर दिया। फाइनली इस समय पर स्वराज पार्टी आती है। स्वराज पार्टी का शुरुआत कैसे होती है, तो गया में उस समय पर अधिवेशन हुआ था। कहां पर, गया में। गया के अधिवेशन में CR दास जो थे उन्होंने इस चीज को डिसाइड किया था। कौन, CR दास। और CR दास के साथ उस समय पर कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू भी थे। मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है यहां पर इंडिया सेक्रेटरी इस पार्टी का, और CR दास यहां पर बनते हैं इसको लीड करने के लिए, इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। क्लियर है। तो दिसंबर में ये इनसे डिसाइड किया गया था, ठीक है। अब वैसे लिखा तो यहां पर भी सारी चीजें, पर इतना लिखने की जरूरत नहीं, तुमको सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखने की जरूरत है, दैट्स इट, ठीक है। और इसमें कौन कौन, 2 लोग, एक मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, चित्तरंजन दास, ये 2 लोग इसका हिस्सा बनते हैं। आगे चलकर ये जो पार्टी थी, स्वराज जो पार्टी थी,
1925 में स्वराज पार्टी एक बड़े लेवल पर क्या करती है, इलेक्शंस भी जीतती है। कांग्रेस भी इस समय पर इलेक्शन में खड़ी हुई थी, तो नेगेटिव एक इम्पैक्ट था, तो कांग्रेस को उतनी सीटें मिली नहीं थी जितनी मिल सकती थी। सबसे ज्यादा सीटें किसके पास जाती हैं, स्वराज पार्टी के पास जाती है। एंड इसी पार्टी के आगे चलकर एक मेंबर क्या बनते हैं, क्या बोलते हैं उसे, स्पीकर भी बनते हैं। क्या नाम था उनका, विट्ठल भाई पटेल नहीं, कुछ और नाम है, मैं नाम भूल रहा हूं। स्पीकर, स्पीकर भी इन्हीं की पार्टी से चुने जाते हैं उस समय पर। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुझे नाम याद आएगा तब मैं बताता हूँ यार। शायद विट्ठल भाई पटेल है, शायद विट्ठल भाई पटेल है, एक बार मैं चेक कर लूंगा, बता दूंगा तुम्हें। फाइनली अब आता है नॉन कॉपरेशन, सॉरी सैमन कमीशन। अच्छा, यहां पर एक चीज और भी है जो मैं बताना भूल गया, ये भी ध्यान रखना। मार्च 1922 को गांधी को किया जाता है अरेस्ट। गांधी वाज अरेस्टेड, गांधी को अरेस्ट किया जाता है। एंड अरेस्ट करने के बाद इन्हें 6 साल की जेल होती है। छह साल की क्या होती है, सजा होती है। इस 6 साल की सजा में ये सिर्फ और सिर्फ इम्प्रिजमेंट से 2 साल में बाहर आ जाते हैं। कब आते हैं, 1924 में आ जाते हैं। और फिर ये 1924 में जाते हैं कहां पर, बेलगांव अधिवेशन में। अरे क्या हो गया इसको, चलना भाई। कहां पर, बेलगांव सेशन में 1924 में। उस समय पर क्या हो जाते हैं, बाहर आते हैं। क्या बोलकर बाहर आते हैं, क्या बोल के बाहर आते हैं कि मुझको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। क्या पूछ रहे हो सर, और कितनी क्लास बची हैं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। आधा घंटा बस। विट्ठल भाई पटेल पक्का है ना, विट्ठल भाई पटेल पक्का, विट्ठल भाई पटेल ही है ना, क्रॉस चेक कर लेना भाई। वैसे जहां तक मुझे विट्ठल भाई पटेल ही याद है। बस आधे घंटे और बेटा, ठीक है। तो बेलगांव सेशन 1924 वहां पे आते हैं। एकमात्र सेशन जहां पे गांधी जी ने लीड किया। और कई लोग कहते हैं, कई बार तुम लोगों को ये सुनने को मिलता है, आज तो वीडी सावरकर की जयंती है तो हम लोग उनको भी नमन करते हैं, उनका योगदान अपने आप में अतुलनीय है। ठीक है, एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा था, सब कुछ था, बट फिर भी उसने केवल और केवल देश को चुना। एक ऐसा आदमी जिसके पास शायद क्रांतिकारियों के बहुत सारे पैसे पड़े थे, पर उस आदमी ने बोला कि उस पैसे से वो अपने बच्चों को इलाज करवा सकते थे, अपनी वाइफ को दे सकते थे, बट नहीं, उसने पूरी ईमानदारी से उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ देश के लिए रखा, क्रांतिकारियों के लिए रखा, है ना। फॉरेन कंट्री से जैसे भी, जिस भी तरीके से जो भी चीजें हो सकती थी, वो क्रांतिकारियों को पहुंचाने का काम किया। एंड उन्होंने जो किया वो शायद ही कोई कर सकता है, उतना ताकत हो पाना बहुत मुश्किल है। गांधी जी सिर्फ इस समय पर जेल गए हैं, उसके बाद फिर गांधी जी जेल नहीं गए। पहली बात मैं आपको बता दूं, उनके लिए जेल एकदम बिल्कुल मस्त जगह होती थी, क्योंकि उनको जेल में हर एक सुख सुविधा दी जाती थी। इस टाइम ड्यूरेशन में जब ये जेल में थे, बीमार पड़ते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं और प्रॉपर माफीनामा लिख कर आते हैं। आप लोगों को कई बार लेटर दिखाया जाता है ना, ये देखो वीडी सावरकर ने माफी मांगी थी, ठीक है। कई लोग हाँ, लिखा दिखा दिखा कर वो करते हैं।
आपको गांधी के ऐसे हजारों लेटर मिल जाएंगे जिसमें लास्ट में लिखा हो योर ओबिडेंटली, योर सिंसियरली, इस तरीके से लिख लिख कर उन्होंने लिखा है। आपका सेवक, ठीक है, आपका आज्ञाकारी, काइंडली एक्सेप्ट माई लीव, वो होता है ना तुम लोग जो लिखते थे बचपन में स्कूल में, जितना हाथ जोड़ सकते थे उतना हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांगी गई है, और ये रियलिटी है। फाइनली सैमन कमीशन, सैमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट, ये दोनों हम लोग एक साथ में जरा देखते हैं जरा जल्दी से, ठीक है। 1928 में होता क्या है कि यहां पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसका काम था कि इंडिया में कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किया जाए। उस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल किसको, अंग्रेजों को रखा गया, केवल और केवल ब्रिटिशर्स थे यहां पे, है ना। कौन थे, केवल ब्रिटिशर्स थे, इंडियंस को रखा नहीं गया। क्यों नहीं रखा गया? इस टाइम पीरियड पे कौन था ऐसा जो पावर में था? कोई नहीं था पावर में। जब कोई पावर में नहीं था तो फिर कैसे किसी को लेकर आ जाए, है ना, कैसे किसी को लेकर आ जाए। तो यहां पर इंडियंस के ना होने की वजह से क्या किया जाता है, इस कमीशन का बायकॉट किया जाता है। कांग्रेस इस समय पर पावर में नहीं है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है इस समय पर, पावर में स्वराज पार्टी के लोग हैं। बट यहां पर भी क्या होता है, स्वराज पार्टी के जो लोग पावर में, CR दास की जो डेथ हो जाती है, इनकी डेथ होती है 1925 में। इनकी डेथ के बाद ये पार्टी कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है। अब जब पार्टी कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है तो उतना ज्यादा इंपैक्ट डाल नहीं पाती, और कांग्रेस के पास इतनी सीटें हैं नहीं कि कांग्रेस बोले हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को यहां पे रखो। अंग्रेज बोलता तुम हो कौन भाई, तुम्हारे पास पावर है? बोलते नहीं है, तो फिर चुपचाप बैठो, हमारा काम है हम करेंगे, तुम वैसे भी गुलाम हो। फाइनली यहां पे कई सारे ग्रुप्स क्या करते हैं, इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। कई सारे ग्रुप्स यहां पे क्या करते हैं, विरोध करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इन सब में सैमन कमीशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ना शुरू होता है। अब सैमन कमीशन के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ता है, सबसे बड़ी बात ये, भाई वो तो आना था तो वो तो आएगा ही आएगा। बट यार ये क्यों बार बार इतने मैसेज कर देते हैं यार, एकदम। एक सेकंड रुको भाई, जरा एक सेकंड रुको यार, मैं पहले इनको जरा बोल दूं रुक जाओ, क्लास चल रही है मेरी। ठीक है, अब साइमन कमीशन के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है भाई, एक पहली चीज तो इसका विरोध बहुत हो रहा है, ठीक है। इंडिया में जैसे ही ये पहुंचता है, जैसे ही सबसे पहले तो इसे अनाउंस किया गया था 1927 में, और 1928 में आता है इंडिया, और लगातार इसका विरोध होता है, लगातार विरोध होता है। इतना विरोध होता है, इतना विरोध होता है कि बाद में इसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से लगातार जगह जगह पर जहां ये गया वहीं पर इसका विरोध देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, इस सैमन कमीशन का विरोध होता है कहां पर, बॉम्बे में, मुंबई में। मुंबई के बाद अगला जो विरोध होता है वो दिखता है हमको लाहौर में। कहां पर दिखता है, लाहौर में। अक्टूबर का टाइम था 1928। इसी लाहौर वाले इंसिडेंट में, इसी लाहौर वाले इंसिडेंट में क्या होती है, लाला जी की हत्या हो जाती है। कौन लीड करे थे, लाला लाजपत राय जी, और इनकी हो जाती है डेथ लाठी चार्ज की वजह से।
1928 में क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। और ये कहकर जाते हैं कि मेरे खून का एक एक कतरा अंग्रेजी ताबूत की कील बनेगा। क्या अंग्रेजी ताबूत की कील बनेगा, ये कहकर जाते हैं उस समय पर। करवाता कौन है उस समय पर? एक व्यक्ति था सैंडर्स, उसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है। फाइनली अंबेडकर जी का रोल भी जरा जान लो तुम लोग। अंबेडकर जी का कोई रोल इंडिपेंडेंस में नहीं है, वो सिर्फ अपने राइट्स को लेकर बात कर रहे थे। उनके अपने राइट्स थे, वो उसको लेकर ही बात करते थे। अंबेडकर जी ना तो पूरी तरह से यहां पर इसके अगेंस्ट थे, ना इसके पूरी तरह से सपोर्ट में थे। अंग्रेज उनका कहना ये था, हाँ ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर, न्यू लॉज को लेकर आप बिल्कुल काम करो, पर थोड़ा बहुत हमारे बारे में सोच लो, हम लोगों को भी थोड़ा सा उसका हिस्सा बना लो। तो उन्होंने ना तो पूरी तरह सपोर्ट किया, ना पूरी तरह से उसको अगेंस्ट गए। फिर आता है नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करें, फर्स्ट इंडियन जिसने एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अब ये हुआ क्या था, जब यहां पर इतना सब कुछ चल रहा था तो उस समय पर अंग्रेजों ने बोला, अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है तो बना लो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन, दिखाओ हमें बनाकर क्या है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो जवाहरलाल नेहरू के फादर जो है मोतीलाल नेहरू, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी। इन्होंने मोतीलाल नेहरू ने। अब मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट बनाई है तो उसमें एक चीज और भी ध्यान रखना, इसे अगस्त 1928 में इन्होंने क्या किया था, रिलीज किया था। अब हुआ क्या, सबसे पहले इन्होंने डिमांड रखी कि हमको चाहिए डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस कल मैंने समझाया था क्लास में आपको, वही डोमिनियन स्टेटस है। दूसरी चीज यहां पर क्या आती है, नॉट सेपरेट इलेक्ट्रोल। भाई किसी के लिए भी आप सेपरेट इलेक्ट्रोल नहीं रखोगे। सेपरेट इलेक्ट्रोल नहीं रखोगे मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरीके से जो डिवाइड कर रहे हो आप, वो काम नहीं करोगे। आप सिंगल इलेक्ट्रोल रखोगे, उसमें से कुछ सीटें होंगी जिनको हम लोग क्या कर देंगे, रिजर्व कर देंगे माइनॉरिटी के लिए। क्या कर देंगे, रिजर्व कर देंगे। जैसे आज के टाइम पर हम लोग वुमेन्स के लिए बात करें कि 33% सीटें रिजर्व होंगी वुमेन्स के लिए 2026 से बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल वही चीज यहां पर भी इन्होंने कही। बिल्कुल वही चीज यहां पर भी इन्होंने कही कि भाई सीटें क्या कर दी जाएंगी, रिजर्व कर देंगे हम माइनॉरिटी के लिए, कि इतनी सीटें माइनॉरिटी के लिए होनी चाहिए। अगर आप यहां पे सेपरेट कर दोगे इलेक्ट्रोल तो उससे क्या होगा, ये होगा उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ वोट भी केवल मुस्लिम देंगे, मुस्लिम ही व्यक्ति वहां पर क्या इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है, तो वो चीज गलत है। दूसरा, लैंग्विस्टिक बेसिस पे प्रोविडेंसी, क्या भाषा के आधार पर राज्यों का क्या किया जाए, गठन किया जाए। चौथी चीज, 19 फंडामेंटल राइट्स यहां पे लाए गए थे कि फंडामेंटल राइट्स भी हमें चाहिए। एंड एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर एंड प्रोविडेंसी। सेंटर एंड प्रोविडेंसी मतलब कि स्टेट्स में और सेंटर में एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का होना भी जरूरी है हमारे लिए। तो ये सारी बातें यहां पर आई थी। अब जब ये सब चीजें चल रही थी, इसी टाइम ड्यूरेशन में होता क्या, एक छोटी सी बात यहां पर समझते हुए जाओ तुम लोग, वो क्या मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर अब जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे हैं, इनको एक नई ताकत मिल जाती है। ताकत क्या मिल जाती है, जो यूथ उस समय पर तैयार खड़ा है युद्ध के मैदान के लिए, वो बेचारा कहां जाए। तो एक बहुत बड़ा फेलियर था, फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये जो इसका फेलियर था, कहीं ना कहीं इसी ने क्या किया, यूथ को बोला कि भाई कांग्रेस के सहारे मत बैठो, कांग्रेस के सहारे मत बैठो, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के सहारे हो तो समझ लो कि आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। और यही कारण था कि रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, अपना एक नया रास्ता बनाया। मेनली ये लोग जिस विचारधारा पे चलते थे वो कौन सी थी, सोशलिस्ट थ्योरीज थी। कैसी विचारधारा थी इनकी, सोशलिस्ट विचारधारा थी। ज्यादातर जितने भी लोग थे ये सब इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं परेशान थे। अब आपको सर सोशलिस्ट तो आप कहते हो कि गलत है, बिल्कुल गलत है, विचारधारा अच्छी नहीं है सोशलिस्ट।
ठीक है, कम्युनिस्ट तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, मार्क्सिज्म तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, पर यहां पर लोग अपने अधिकारों को लेकर बात कर रहे हैं, तो इसलिए सोशलिस्ट विचारधारा सबसे पहले लोगों के प्रभाव में आई। अगर आप कभी भी, अगर जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं उस टाइम पर अगर सोशलिस्ट विचारधारा को पढ़ रहे थे, इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड तक आते आते वो खुद इस सोशलिस्ट की विचारधारा से बाहर निकल आते हैं, और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। क्यों निकल आते हैं? क्योंकि उनको चाहिए था कि भाई देश आगे बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। मैं आपको बताता हूं सोशलिस्ट विचारधारा का एक इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है, ये चीज ऐसे समझो। वीडी सावरकर के बारे में हम लोग बात करते हैं, हम लोग भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर ने पॉलिटिकल डिसीजंस लिए, पॉलिटिकली यहाँ पे किसी का विरोध नहीं है, दोनों की अपनी अपनी काम है। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में बात की, ये सब चीज़ें की, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल लेवल पर है, ग्राउंड पर उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। बट वीडी सावरकर ने क्या किया, महाराष्ट्र के जितने भी टेम्पल्स थे उन सभी टेम्पल्स में वीडी सावरकर ने पिछड़े वर्ग के लोगों की एंट्री शुरू करवाई। पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनके लिए टेम्पल्स बनवाए, पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनको ब्राह्मण बनवाने का काम किया। अब आपको सर वीडी सावरकर क्या लेना? नहीं, वीडी सावरकर चित पावन ब्राह्मण थे, ठीक है, चित पावन ब्राह्मण थे। चित पावन मतलब सबसे ऊंची कास्ट के ब्राह्मण थे, एलिड जो ब्राह्मण्स होते हैं वो थे, ठीक है, एकदम सबसे हाई क्लास के ब्राह्मण थे। तो उन्होंने जितने भी SC ST जो भी लोग हुआ करते थे उन सब को जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे होते थे ये सब सिखाए, सब पढ़ो और तुम ही इन मंदिरों में ब्राह्मण का काम करोगे, तुम ही पूजा पाठ का काम करो। देख लो क्या इंपैक्ट पड़ा। उन्होंने साफ बोलता सिर्फ 3 जनरेशन, क्या सिर्फ 3 जनरेशन हमको क्या करनी है, अपनी बदलनी है। अगर 3 जनरेशन में हमने आपस में अगर विवाह करवा लिए, ठीक है, आपस में अगर जनरेशन्स में विवाह हो गए तो उसके बाद ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये गोत्र वोत्र ये सब, मतलब गोत्र तो चलो ठीक है एक अलग बात है, वो तो पता होना चाहिए, बट ये जो कास्टिज्म की समस्या थी ये पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। ये वीडी सावरकर कहते थे। ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का ये इंपैक्ट कुछ इस तरीके का हमको देखने को मिलता है। पर आज के टाइम पर भी हम लोग इंटरकास्ट मैरिज करने से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हम लोग आज के टाइम पीरियड पे भी कास्टिज्म को उतना ही ज़्यादा मान रहे हैं, है ना, उतना ही ज़्यादा मान रहे हैं। गाड़ी से लेकर माथे तक, माथे से लेकर कलाइयों तक, कलाइयों से लेकर ना जाने कहाँ कहाँ पर लिख लिख कर घूम रहे हैं कि मैं इस वाली बिरादरी से हूं। तो ये बहुत गलत है, बेवकूफ़ी है। एक तरफ आप ये कहो कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, एक तरफ आप ये कहो कि कास्टिज्म गलत है, वहीं पर आप अपने माथे पर लगा लगा घूम रहे हो, तो वो तो गलत है। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपकी कास्ट सिर्फ आपके घर तक रह जाती है, उन शादी विवाहों में इस्तेमाल होती है, पर उसके अलावा उसका कोई और रिलेवेंस नहीं है, समझे, उसके अलावा उसका और कोई रिलेवेंस नहीं है। तो ये लोग सोशलिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए थे काफी हद तक, एंड इसका इम्पैक्ट भी ये पड़ा कि इन्होंने कई सारे क्या किए, एक्शंस लेने शुरू कर दिए। तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है क्या, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एंड उसके बाद हमको देखने को मिलता है क्या, HSRA। ये जो S है ये यही सोशलिस्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। अगर HRA की बात करते हैं तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1924 में। द प्लेस वॉज कानपुर। और अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1928 में, एंड द प्लेस वॉज दिल्ली। द प्लेस वॉज दिल्ली। क्या बता दूं सर, जब इस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं हुआ था तो लॉ सारे केसेस के बारे में हैंडल कर, बेटा अंग्रेज तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं था, पर अंग्रेज तो कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे थे ना,
है ना। लॉ जो था वो हम लोग ने नहीं बनाया था, हमारा नहीं था, पर अंग्रेज तो कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर बनाकर अपना बैठे थे ना कि हम तो इस आधार पर इस तरीके से पूरे के पूरे इंडिया को लीड करेंगे, कैसे चलाएंगे। देखो इंटरकास्ट मैरिज से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं काफ़ी हद तक इंडिया का जो सिस्टम है ना उसको काफ़ी हद तक सपोर्ट करता हूँ। अब ऐसा क्यों है, क्यों मैं ऐसा सपोर्ट करूँ, मैं कास्टिज्म को सपोर्ट नहीं करता, बट हाँ आपके जो गोत्र और इन सब से जुड़ी हुई जो चीज़ होती है इनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ। ठीक है, क्यों मानता हूँ, उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है उसके पीछे, रीज़न क्या है, अगर आप लोग नोटिस करोगे हम इंडियंस ही हैं जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स बहुत कम देखने को मिलती हैं। हम इंडियंस ही एक ऐसे हैं जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स बहुत कम देखने को मिलती हैं। आप यूरोप में जाओ, आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में जाओ, हर जगह पर आप लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। दूसरे देशों की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि शादी करने से पहले ब्लड ग्रुप आपस में चेक करना चाहिए, करवाना पड़ता है, वो सब करवाना पड़ता है। ठीक है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम है, हम लोगों में ये प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों में ये प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हम लोग जिसको अपना रिलीजियस चीज़ों को रिलीजन्स बता देते हैं, जिसको हम लोग अंधविश्वास बता देते हैं, सुपरस्टिशंस बोल देते हैं, फालतू की चीज़ें हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, ये धार्मिक उल्टे सीधे कर्मकांड बोल देते हैं। एक्चुअल में ये चीज़ें लॉजिकली कहीं ना कहीं स्टैब्लिश की गई थी, कहीं ना कहीं स्टैब्लिश की गई थी। तो सोचो आज से हजारों साल पहले जब वेद लिखे गए, क्या उस समय पर लोगों को पता था जीन बायोलॉजी और ये सब और ये सारी रिसर्च हो सकती थी? नहीं हो सकती। पर उस टाइम पीरियड पर भी लोगों ने सोचो कितना दिमाग लगाया होगा कि इस चीज को डिसाइड किया कि सेम गोत्र और सेम उसमें शादी ना हो। इंटरकास्ट तो एक टाइम पीरियड पर आगे आगे चलते 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 धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, और इंडिया में जेनेटिक प्रॉब्लम कम इसी वजह से है। हाँ, इंडिया में जेनेटिक प्रॉब्लम एक टाइम पीरियड पर दिखेंगी, बट वो टाइम बहुत बाद आएगा, अभी नहीं दिखेगा कहीं पर भी आपको। उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमको जस्टिस ऐसे मिलता था क्योंकि हम गुलाम थे। अगर कोई ऐसी कंडीशन हुई जहां पर आपके पास बात आ गई तो ठीक है, आप जीत जाओगे केस। पर अगर कोई अंग्रेज उसमें दोषी है तो उस अंग्रेज को सजा नहीं मिलती थी, छोटी मोटी सजा देकर छोड़ देते थे। यस, वो भी गलत है। साउथ इंडिया के कई रीजन्स हैं जहां पर जो मामा होता है ना उसकी शादी करवा दी जाती है, तो वो गलत है, उसको भी बहुत ज़्यादा अपोज किया जाता है। इवन आज के टाइम पर काफ़ी सारे लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है, तो वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड भी कर रहे हैं। और ये हर की जगह पर है, हर जगह पर है। चलो, तो फाइनली आपको ये चीज़ पता चल गई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट यहाँ पर आया कैसे। तो सबसे पहला रीजन क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फेलियर। ठीक है, रेवोल्यूशनरीज को लगा कि हमारे पास वो सही लीडर्स नहीं है, जिसके बाद फाइनली इन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट विचारधारा को काफ़ी हद तक अडॉप्ट किया। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनी HSRA, जो कि दिल्ली में स्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, इसे स्टेब्लिश करने वाले जो लोग थे वो कौन थे,
सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठीक है, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद, और भी ऐसे कई सारे लोग थे, भगवती चरण वोरा। और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं HSRA की, तो HSRA में आगे चलकर जो मेंबर आते हैं वो कौन आते हैं? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ठीक है, ये मेन लीडर थे। आगे चलकर इसी का हिस्सा बनते हैं सुखदेव, दुर्गा भाभी, ये सब लोग इसी का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग आगे चलकर कल की क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल आज की क्लास में यहीं तक आपको रखते हैं। ठीक है, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई, एक फ्लो पता चल गया। कल से आपका शुरू होगा, सबसे पहले आएगा आपका, अच्छा एक चीज और भी मैं इसमें बता देता हूँ, एक चीज और भी बता दूं क्या इसमें, उसके बाद खत्म करें। एक चीज और भी बता दूं क्या मैं, या चलो ठीक है छोड़ देते हैं, छोड़ो। मतलब मैं सिर्फ इतना बताना और चाह रहा था, जब ये सब चीजें चल रही हैं, जब ये सब चीजें चल रही हैं, इसी ड्यूरेशन में क्या होता है, इसी ड्यूरेशन में क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा, बता दूं ना बताऊं, फिर कल की क्लास में कहां से कनेक्ट करेंगे, छोड़ देते हैं। तुमने जय हिंद करना पहले शुरू कर दे, मतलब सब्र नहीं हो रहा तुम लोगों से। सर बस करो सर, हैं बहुत पढ़ लिया सर आज के लिए। तैयार हो जाओ, फॉर्म भरने का टाइम हो गया, समझे? कोई बात नहीं, कल की क्लास में कवर करते हैं, ठीक है, इट्स ओके। कल जहां तक आपकी लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है, कल आपकी लास्ट क्लास रहेगी। एंड रही बात डिस्कशन ग्रुप की, भाई डिस्कशन ग्रुप में कुछ इंपॉर्टेंट डाउट आए तो समझ में आता है, वो मैं जब तक देखूं रिप्लाई करूं तब तक ऐसे ही 1000 डाउट उसमें पहले आ जाते हैं कि किस किस को क्या क्या रिप्लाई करूं। तो जो लोग पर्सनली चैट मुझे कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, मैं उनको रिप्लाई कर देता हूं डायरेक्टली। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आज के लिए आप लोग विदा लीजिए, रेस्ट कीजिए, कल की क्लास में फिर से मिलेंगे सेम टाइम पीरियड पे। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।